हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने यकीनन नोट किया होगा कि किस तरीके से हम एक स्नूकर की बॉल को जब हिट करते हैं तो वो बॉल जाती है और दूसरी बॉल से टकराती है और वो दूसरी बॉल्स भी हरकत करने लग जाती हैं। या फिर जब हम बॉलिंग कराते हैं तो वो बड़ी सी बॉल जिसे हम लुढ़काते हैं तो वो जब जाकर दूसरी पिन से टकराती है तो वो बहुत सारी पिन्स किस तरीके से गिर जाती हैं और वो हरकत में आती हैं। या फिर एक बलून किस तरीके से अपनी शेप को मेंटेन रखता है। तो इन सब चीजों के पीछे क्या फिजिक्स है आज हम जानेंगे आज की इस क्लास में। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन वगैरह के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम उर्दू में मयारे हरकत की बका का कानून कहते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है एक जैसा रहना, कांस्टेंट रहना। तो जब भी दो बॉडीज एक दूसरे से कांटेक्ट में आती हैं या फिर एक दूसरे से टकराती हैं तो फिर ये लॉ वहां पर एप्लीकेबल होता है। तो ये लॉ याद रखिएगा, कोलिजन पर बेस करता है। जब भी दो बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तब इस लॉ को हम अप्लाई करेंगे। तो ये लॉ क्या कहता है और इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। In an isolated system, total momentum of a system before collision is equal to total momentum after collision. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में दो बॉडीज के टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम होता है, टकराने के बाद भी टोटल मोमेंटम उतना ही होता है। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अ सिस्टम इन विच देयर इज नो external unbalanced force and no loss of energy in the form of heat or friction is called isolated system। ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होती किसी भी फॉर्म में और कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए और एनर्जी लॉस नहीं हो फ्रिक्शन की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में, तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा क्लोज सिस्टम होता है जिसमें एक्सटर्नली एनर्जी और फोर्स इंटरैक्ट नहीं करते। अगर हम एक बॉल को कंसीडर करें, उसका मास m1 है और दूसरी बॉल उसका मास m2 है और जो m2 है वो स्लोअर मूव कर रही है और m1 जो है वो फास्ट मूव कर रही है। तो अब एक बॉडी फास्ट आ रही है और एक बॉडी आगे स्लो जा रही है और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। हम कंसीडर करेंगे ये नॉन रोटेटिंग बॉडी है, मेटालिक बॉडी है और इनका इनर्शिया काफी होता है और इनकी इलास्टिसिटी भी काफी ज्यादा है। तो अगर दो बॉडीज इस तरह से जब भी टकराती हैं, एक फास्ट हो और एक स्लो हो, तो जब फास्ट वाली हिट करती है तो फास्ट वाली एक फोर्स लगाती है स्लो वाली को और स्लो वाली जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में इसको फोर्स लगती है तो वो बॉडी फास्ट हो जाती है। और आपको पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है यानी कि एक्शन होता है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। इसे भी हमने एक डिटेल वीडियो में डिस्कस किया है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे चेक कर सकते हैं ताकि ये एक्शन और रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके। तो जब ये दो बॉडीज एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, m2 फोर्स लगाती है पीछे की तरफ और m1 फोर्स लगाती है आगे की तरफ। ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होती हैं और ये कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये दो बॉडीज की आपस में एक दूसरे को फोर्स लगा रही है तो ये एक्सटर्नल फोर्स काउंट नहीं होगी। तो एक्शन और रिएक्शन क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होती हैं, अब जो बॉडी फास्ट हो रही होती है उसको पीछे की तरफ फोर्स लगती है तो वो स्लो हो जाती है और जो बॉडी स्लोअर मूव कर रही है उसको आगे की तरफ फोर्स लगती है तो वो फास्ट हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जब एक बॉडी फास्ट मूव करती है उसका मोमेंटम ज्यादा होता है और जो बॉडी स्लो मूव करती है उसका मोमेंटम कम होता है। तो मोमेंटम मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब इस बॉडी का मास m नहीं बल्कि m1 है और इसकी वेलोसिटी जो है उसको हम u1 कंसीडर करेंगे। u1 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी बिफोर कोलिजन। टकराने से पहले जो इनिशियल वेलोसिटी होती है पहली बॉडी की उसको हम u1 कहते हैं। तो अगर हमें इसका मोमेंटम मालूम करना है तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम मालूम करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है m1
एंड u1 मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये इस बॉडी का मोमेंटम आ गया। अब इस बॉडी का मोमेंटम मालूम करने के लिए हम इसके मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है u2, u2 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी। u2 सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी को सेकंड बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मोमेंटम आ जाएगा, और वो मोमेंटम होगा m2u2। तो अगर हमें टोटल मोमेंटम मालूम करना है बिफोर कोलिजन, तो हमने इसके मोमेंटम को इसके मोमेंटम के साथ ऐड कर देना है, यानी कि प्लस कर देंगे। तो इन दोनों के मोमेंटम को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले टोटल मोमेंटम। अब जब एक बॉडी स्लो मूव कर रही है, पीछे वाली फास्ट बॉडी जब उसको हिट करती है तो वो फास्ट हो जाती है, और जो फास्ट वाली बॉडी है टक्कर मारने के बाद वो स्लो हो जाती है। तो जब वो स्लो हो जाएगी तो उसकी वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी बल्कि चेंज हो जाएगी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, टकराने के बाद फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी हम v1 कंसीडर करेंगे। v1 इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी, और v2 इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी। सो फाइनल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी मालूम करने के लिए उसके मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि m1 v1, और दूसरी बॉडी के मोमेंटम मालूम करने के लिए भी हम उसके मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मोमेंटम का फार्मूला आ जाएगा m1 v1 और m2 v2, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन तो मोमेंटम होता है, दोनों को हम इक्वल रखते हैं। यही लॉ कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और अगर हम एक प्रॉब्लम कंसीडर करें जिसमें हमारे पास एक मास है 2 kg का, और वो 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन जब कोलिजन होता है तो वो स्लो हो जाता है और उसकी 15 मीटर पर सेकंड से फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड। और दूसरी बॉडी भी 2 kg की है, और 2 kg वाली बॉडी स्लो मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से, टकराने के बाद वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और उसकी स्पीड हो जाती है 15 मीटर पर सेकंड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करके इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। m1 u1, m1 के बदले हम लिखेंगे 2 और u1 के बदले लिखेंगे 15, और प्लस m2 u2 सेकंड बॉडी का मोमेंटम। m2 मास है 2 kg और वेलोसिटी है 5, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और आफ्टर कोलिजन m1 v1, m1 है 2 और v1 जो है वो 5 है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस m2 v2, m2 इज 2 एंड v2 इज 15। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 is 30 एंड 5 2 is 10, 30 एंड 10 ये हो जाएगा 40 न्यूटन सेकेंड। और यहाँ पर भी अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 हो जाएगा, 15 2 is 30, 30 प्लस 10 40। तो आप देखें टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन 40 आया है और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी 40 आया है, यानी कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम सेम रहता है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नली फोर्स नहीं लगाई गई है, इसलिए मोमेंटम ओवरऑल चेंज नहीं हुआ है, टोटल मोमेंटम सेम है। जैसा कि हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कब चेंज होता है? जब हम एक्सटर्नली फोर्स लगाते हैं। जब भी अनबैलेंस फोर्स लगेगी तो मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर टोटल मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा क्योंकि एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगाई जा रही, क्योंकि यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, तो जब दो बॉडीज एक दूसरे से टकराती हैं तो एक का मोमेंटम दूसरे में शिफ्ट हो जाता है, एक की वेलोसिटी दूसरी में चेंज हो जाती है अगर दोनों का मास सेम है। तो यूं जब एक बॉडी टकराती है दूसरी बॉडी से तो इस बॉडी का मोमेंटम दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो जाता है, और अगर मासेस सेम ना हो तो फिर वेलोसिटीज डिफरेंट होती हैं। जैसे कि अगर हम एक बुलेट को शूट करते हैं गन से, तो जब बुलेट शूट किया जाता है गन से तो बुलेट आगे की तरफ जाता है बहुत तेज रफ्तार से, और हम देखते हैं कि गन पीछे आती है। तो जो गन पीछे आती है इस वेलोसिटी को हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ आती है ये वेलोसिटी रिकॉइल वेलोसिटी कहलाती है। अब बुलेट का मोमेंटम पॉजिटिव होता है आगे की तरफ, और बुलेट का मास तो बहुत कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वो ज्यादा मोमेंटम के साथ आगे जाती है। लेकिन जब बॉडीज रेस्ट में थी, जब हम शूट करते हैं तो निशाना लेते हैं, गन के अंदर बुलेट रेस्ट में होता है, तो टोटल मोमेंटम जीरो होता है क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। तो
इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम भी जीरो ही होगा। तो फाइनल मोमेंटम जीरो किस तरह से, बुलेट का मोमेंटम तो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन मोमेंटम को जीरो करने के लिए गन पीछे की तरफ आती है, गन का मोमेंटम जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए गन का मोमेंटम नेगेटिव कंसीडर करते हैं और दोनों का मोमेंटम इक्वल और अपोजिट होता है, तो वो टोटल मोमेंटम ऐड करने पर अगेन जीरो आ जाता है, जैसे बिफोर कोलिजन जीरो था। अब यहां पर एक चीज नोट करने की है कि बुलेट की वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसका मास कम है, लेकिन गन का मास ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी को कम होना पड़ता है ताकि मोमेंटम एक जितना रह सके। अब यही वजह है कि जब हम एक स्नोकर की बॉल को हिट करते हैं तो एक बॉल जाकर दूसरे से टकराती है और इसका मोमेंटम उसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो जो बॉडी स्लो थी या रेस्ट में थी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और जिस स्ट्राइकर को हमने मारा है, शूट किया है, तो वो स्ट्राइकर जो है वो टकराने के बाद, टक्कर मारने के बाद, फोर्स लगाने के बाद स्लो हो जाता है क्योंकि उस पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। तो यूं एक बॉडी का मोमेंटम दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। और इसी तरीके से जब हम बॉलिंग कराते हैं तो जो हैवी बॉल है जिसको हमने फेंका है तो वो जाकर जब उन पिन से टकराती है तो अपना मोमेंटम उसमें ट्रांसफर करती है और वो पिन्स मूव करके गिर जाती है और यूं एक बॉडी का मोमेंटम दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। और जो बलून के पार्टिकल्स हैं जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो अपना मोमेंटम दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्योंकि वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है और वो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराकर किसी का मोमेंटम बढ़ता है और किसी का मोमेंटम कम हो जाता है और टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो सारे पार्टिकल्स का मोमेंटम, ओवरऑल मोमेंटम एक जितना है, तो यूं बलून की शेप जो है वो मेंटेन रहती है। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।